सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कराची में पोर्ट कासिम की हदूद में बहरी जहाज फंस गया। डीजल से भरा बहरी जहाज रेत में फंस गया है। जहाज हाई प्रॉस्पेरिटी को बंडल जजीरे के करीब से निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाज को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। कराची में पोर्ट कासिम की हदूद में बहरी जहाज फंस गया है। डीजल से भरा बहरी जहाज रेत में फंसा है और जहाज हाई प्रॉस्पेरिटी को बंडल जजीरे के करीब से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और जहाज़ रेत में फंस चुका है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको खबर दे रहे हैं, मुल्क की पोर्ट्स पर जहाज़ों के फंसने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। पोर्ट कासिम की हदूद में बहरी जहाज़ फंस गया। पोर्ट कासिम पर करोड़ों लीटर से ज़ायद डीजल का जहाज़ रेत में फंस गया है। पोर्ट कासिम ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जहाज़ हाई प्रॉस्पेरिटी को बंडल जजीरे के करीब से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, आज सुबह 7 बजे का ये वाक़या है और पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने इस बात को कंफर्म किया है कि आज सुबह 2 जहाज जिनके इंजन फेल हुए हैं और वो जो है बंडल आइलैंड के करीब जाके जो है वो फंस गए हैं, क्योंकि लो टाइड्स होने की वजह से जो है वो रेत में और उनके ऊपर वजन ज्यादा होने की वजह से जो है वो जहाज रेत में जाके फंसे हैं। और उनका कहना है कि बर वक्त इसके ऊपर जो है एक जहाज को फौरी तौर पे जो है हमने रेस्क्यू करने की कोशिश करी है, जबकि बंडल आइलैंड का जो हाई प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर अभी तक जो है वो रेत में फंसा हुआ है। उसके लिए इंतजार ये किया जा रहा है कि जब हाई टाइड्स होंगी और उसकी मदद से दोबारा से टग की मदद से जो इसको खींचा जाएगा और उसको दोबारा पोर्ट पे लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है अयाज राना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची के साहिल से बंडल आइलैंड का रास्ता कितनी देर का है और इस जहाज को निकालने के लिए क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा कि चंद माह कबल हैंग टैंक 77 भी कराची के साहिल पर फंस गया था और उसको निकालने में महीने से जायद का अरसा लगा था। अब इस जहाज को जल्दी निकालने के लिए क्या इकदाम करना होंगे? जी, देखा जाए जो पहले हैंग टैंक जहाज था उसके जो है उसके इंजन फेल हो गए, उसके बाद सिर्फ होता हुआ साहिल पे आ गया था। लेकिन ये जो 2 बहरी जहाज जो फंसे हैं पोर्ट कासिम के पास बंडल आइलैंड के करीब, जो कि पोर्ट कासिम में तकरीबन जो 40 मिनट के बोट से अगर आप जाएंगे तो बंडल आइलैंड आता है। उसके बाद ये 13 नॉटिकल माइल पे दोनों जहाज हैं जो कि आउटर एंकरेज पे जो वेटिंग एरिया में खड़े हुए थे ताकि वो बर्थिंग हो सके। और जब इसको बर्थिंग के लिए इसको जब वो निकालने लगे तो वहाँ पे जो इसके जहाज दोनों बहरी जहाज के जो इंजन में तकनीकी खराबी आई है। एक जहाज जो वेसल है वो कंटेनर वेसल है और दूसरा जो है ऑयल टैंकर है जिसके अंदर डीजल लगा हुआ है। ये दोनों जहाज को निकालने के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी के इक़दाम उठा रहे हैं और ये भी कहा है कि जो पायलट्स हैं उनको स्टैंड बाय पे कर दिया गया है। और मुतासरा जहाज जो है ये तकरीबन सुबह 7:30 बजे फंसा था और ये कहा जा रहा है कि एक जहाज जो कंटेनर वेसल है उसको निकालने के लिए जो पायलट्स हैं वो मौजूदा जगह पे पहुंच गए। वहाँ पे इंजीनियरिंग टीम भी जो है जहाज पे पहुंच गई ताकि जो इंजन की जो खराबी उसको दूर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे और अयाज राना सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि 2 भाइयों का केस जबरी गुमशुदगी का है, लेकिन रियासत बेबस है। अगर उन्हें बाजियाब नहीं कराया जाता तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? हर चीफ एग्जीक्यूटिव को जबरी गुमशुदगी का जिम्मेदार करार दे देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद की बाजियाबी केस में रिमार्क सामने आए हैं। मजीद कहा कि एक फैसला लिखा था लेकिन अभी तक वो इस्तिस्ना ख़त्म नहीं किया जा सका है। अगर ये इस्तिस्ना बाकी रहा तो अगली वज़ीर आज़म पर जाकर खड़ी हो जाती है। आप मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा उंगली वज़ीर आज़म पर जाकर खड़ी होती है, ये रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, मजीद अहवाल बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की है और गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को यह हुक्म दिया था कि अदालत को बताएं कि अगर कोई शख्स जबरी गुमशुदा हो जाता है तो उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी होती है। तो अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हतमी जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की ही बनती है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क किए कि क्यों रियासत बेबस नजर आती है। जब रियासत के अपने इदारे इस तरह से लोगों को उठाते हैं तो फिर नॉन स्टेक होल्डर्स को भी इंकरेजमेंट मिलती है और वो भी इन इक़दामात की तरफ राग़िब होते हैं। ये संगीन तरीन जुर्म है कि रियासत जिसने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है वही उनको अगवा करती है और उठा लेती है। अदालत ने ये रिमार्क दिए कि शहर इक़्तिदार में जहां पर एक सहाफ़ी को अगवा किया गया और उसकी CCTV फुटेज भी आ गई, उस पर ताहाल क्या किया जा सका है। अगर इस्लामाबाद में ये सब हो सकता है तो फिर
दीगर इलाकों के बारे में वहाँ पे क्या क्या हो सकता होगा। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर रियासत की जानिब से कोई इक़दाम सामने नहीं आते तो फिर हमें ये खदशा है कि ये रियासत की पॉलिसी में शामिल ना हो, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने किताब भी लिखी थी मुक्का लहराकर वो ये कहते थे कि ये रियासत की पॉलिसी है कि शहरियों को उठा लिया जाता है, लेकिन जो मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म गुजरे हैं या ताहाल जो वज़ीर आज़म मौजूद हैं, उनकी पॉलिसी कभी भी ये नहीं रही, ये रियासत की कभी पॉलिसी में शामिल नहीं रहा कि अपने शहरियों को उठा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो किताब लिखी थी उस हवाले से उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिव्यूज हैं, लेकिन वो जो दीगर मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव्स गुजरे हैं उनको उस गासिब चीफ एग्जीक्यूटिव से ना मिलाया जाए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जो 2016 से 2 भाई लापता हैं तो उनके लापता होने के बाद क्या इक़दाम किए गए, क्या उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली चीफ एग्जीक्यूटिव पर नहीं आती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके लिए आसान है कि 2016 में जो लापता हुए उनकी जिम्मेदारी गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म पर डाल दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि ताहाल भी वो लापता है तो ये जिम्मेदारी तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर जाती है। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की है और अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की है कि रियासत की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन नजर आनी चाहिए कि रियासत इस इम्प्यूनिटी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। जी ठीक है एहतशाम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA डायरेक्टर जनरल और दीगर अफसर सोसाइटी मैनेज करते हैं, ये मफादात का टकराव है, किस तरह ख़त्म होगा। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ ही मौजूद है। एहतशाम, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर यह हुक्म दिया था कि कोई तरीका करें और ये मफादात का जो टकराव है इसको ख़त्म करें। उसके बाद एक एक्शन लिया गया और इदारों के नाम पे जो हाउसिंग सोसाइटियाँ थी उनके नाम तब्दील करने का हुक्म दिया गया। लेकिन आज जब अदालत के सामने केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियों के नाम तब्दील करने से ये मसला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इस मफादात के टकराव को ख़त्म करना होगा। इदारों के अपने नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और उनके जो सर्विंग ऑफिशियल्स हैं वो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को मैनेज करते हैं, ये मफादात का टकराव है। इस तरह आवाम का इसमें नुकसान होता है। अदालत ने ये रिमार्क दिए कि जब FIA की एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ तनाज़ा हुआ और उसके बाद FIA ने खुद ही उस पर FIR दर्ज कर दी, ये मफादात का टकराव है। जब हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने ऑफिशियल्स रन कर रहे हों तो फिर वो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आपने हमें अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि करप्शन करने वाले हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं, बेनामी दरख्वास्तों पर केस बनाए जाते हैं, नैब का एहतसाब होगा, नैब को जवाब देना पड़ेगा। 4 माह से चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर चल रहा है। नैब के चेयरमैन को बताना चाहता हूं कि कल यही अफसर तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगे। हकीकत तो ये है, ये जो करप्ट लोग थे वो आज हुकूमत के बेंचों में बैठे हैं, वो आज काबीना में बैठे हैं। ये बेनामी अफराद की दरख्वास्तों पर केस बनाए जाते हैं, बदनामी की जाती है। ये मैं नैब को बताना चाहता हूँ कि नैब का एहतसाब होगा, नैब को जवाब देना पड़े। जो चेयरमैन है वो डेली वेजेस पे चल रहा है, नैब के चेयरमैन को बताना चाहता हूँ और नाम उसी के नए चेयरमैन का आता है कि कल यही अफसर तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत ने IMF के आगे लेट कर आवाम को IMF का गुलाम बना दिया है। ये कहते हैं कि सब पिछली हुकूमतों का किया धरा है। हम इन्हें कहते हैं कि हमें 2018 की मुआशत वापस कर दें, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल लेट चुके हैं IMF के आगे। हर उनके पॉइंट को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमें IMF का गुलाम बना दिया गया है। और फिर इसी ताने पे लग गए कि ये पिछली हुकूमत का किया गुजरा है, पिछली हुकूमत ने जो किया गुजरा दिया। अगर हमें 18
2018 की मैशियत वापस कर दे, हम इनको माफ़ कर देंगे। इलेक्शन कमीशन बारे रिमार्क्स पर जमशेद इकबाल चीमा के खिलाफ नोटिस पर समाअत हुई। पीटीआई के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। पीटीआई के एक और रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने दरख्वास्त में लिखा, इलेक्शन कमीशन की कदर करता हूँ, मेरे अल्फाज से अगर दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करके समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इससे कबल 2 वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली और रहनुमा मलिक अहमद खान भी कोरोना वबा में मुब्तला हो गए। नून लीगी रहनुमा ने खुद को करंतना कर लिया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शेख के तर्जमान मलिक अहमद खान ने तबीयत नासाज होने पर कोरोना टेस्ट कराया, जो मस्बत आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद अपने आप को करंतना कर लिया है, जबकि दोस्त अहबाब से सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील की है। लाहौर में न सिर्फ कोरोना के केसेस बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगा है। लाहौर में मज़ीद 31 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। लाहौर में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 500 हो गई है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत बताएगा, ओमिक्रॉन के केसेस भी लाहौर में मज़ीद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अली, कोरोना की जो 5वीं लहर है वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि ना सिर्फ कोरोना के केसेस मस्बत शरह बल्कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी खतरनाक हद तक शहर में फैल रहा है, क्योंकि कोरोना की मस्बत शरह लाहौर में पहले ही 12.9 तक जा पहुंची, जबकि मौलिक वजह से कीमती जिंदगी भी जो है वो भी निकल गया है। उसके साथ साथ मजीद 759 केसेस भी रिपोर्ट हुए। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जाए तो मजीद शहर लाहौर में 31 ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की 500 तक जा पहुंची है। और तिबी माहिरीन की जानिब से यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अस्पतालों में अब हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट भी खतरनाक है और कोरोना के जो दीगर वेरिएंट है उससे भी खतरा लाहक है। तो उन्होंने तिबी माहिरीन ने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि इस कोरोना की 5वीं लहर और ओमिक्रॉन से बचने के लिए 120 पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। जी बहुत शुक्रिया अजमत, आपने अपडेट किया। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब में 5 दिन करंतना रहना लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी एयरलाइन ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। एजेंट्स और बुकिंग सेंटर को करंतना बुकिंग के बगैर टिकट जारी करने से भी रोक दिया गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, ज़ायरीन की जानिब से उम्रा SOP पर मुकम्मल अमल दरामद ना करने का ये मामला है कि सऊदी एयरलाइन का उम्रा ज़ायरीन के लिए नया सर्कुलर है वो जारी किया गया है। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब में 5 दिन करंतना रहना है वो लाजमी करार दिया गया है और सर्कुलर के मुताबिक एजेंट्स और बुकिंग सेंटर को करंतना बुकिंग के बगैर टिकट जारी करने से है वो रोक दिया गया है। और हदायत की गई है कि उम्रा ज़ायरीन टिकट की अदायगी से पहले 5 रोज के लिए करंतना पैकेज है वो जरूर हासिल करें और एयरलाइन इंतजामिया जो है वो करंतना पैकेज के बगैर मुसाफिर को जहाज में सवार ना करे। इस वजह से एक तनबीही मरासला है वो जारी किया गया है कि तमाम बुकिंग एजेंट्स जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो 5 रोजा करंतना क्वारंटाइन पैकेज के बगैर मुसाफिर को टिकट जारी ना करें। बहुत शुक्रिया सईद, आपने अपडेट किया। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू है। आटा, दालें, चीनी और सब्जी के बाद चावल भी महंगे हो गए। सुपर कर्नल चावल 148 रुपये से 156 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि दर्जा दोम चावल 130 रुपये से बढ़कर 138 रुपये फ़ी किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। तफसीलात जानते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, गरीब आदमी के लिए अब चावल ख़रीदना भी मुश्किल हो गया और चावलों के रेट्स जो हैं वो 400 रुपये बोरी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अगर मियारी चावलों की बात की जाए, सुपर कर्नल चावल जो है वो 7400 रुपये की बोरी थी, अब 7800 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह दर्जा दोम चावल जो कि उससे कम मियार के हैं वो 6500 रुपये की बोरी जो है 6900 रुपये की बोरी जो है वो कर दी गई है। रेट्स जो है 148 रुपये किलो वाला चावल 156 रुपये, जबकि 130 रुपये किलो वाले चावल 138 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं, जबकि टोटा चावल जो है वो भी 10 रुपये इजाफे के साथ 100 रुपये किलो जो है हो चुके हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे शहरियों से। तो हम गरीबों के लिए तो भाईजान बिल्कुल परेशानी आई हुई है, बुरे हाल हैं। खाना पीना तो बच्चों का बहुत मुश्किल पूरा हो रहा है। तो बात ये है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या सूरत हाल है जी? अब महंगाई
गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। अब गरीब आदमी 20,000 माहाना कमाए, उसके बच्चे हों, किराएदार हो, वो खाए या किराया दे या अपने बच्चों को तालीम दे, हर चीज़ में 10-20 रुपये 30 रुपये महंगाई हो रही है। आप छोटी सी बात लें, एक महीने में पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, हर महीने में पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब कहाँ जाए गरीब आदमी? जी, लोग परेशान हो चुके हैं और उनका कहना है कि पीटीआई को वोट दिया लेकिन जो महंगाई है वो अभी भी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिंध काबीना का पेंशन रूल्स 1963 में तरमीम पर तबादला ख्याल, नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद या 55 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तरमीम के बाद पेंशनर के मसाइल हल होंगे और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा इस हवाले से, इक़्तिदार से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध काबीना का पेंशन रूल्स 1963 में तरमीम पर तबादला ख्याल, नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद या 55 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तरमीम के बाद पेंशनर के मसाइल हल होंगे और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी। लाहौर में सर्द और खुश्क मौसम का राज, महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई कर दी है। शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम आज शाम पंजाब में दाखिल होगा। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो गुज़िश्ता 3 दिन से लाहौर का मतला जो है वो खासकर दिन के औकात में अबर आलूद रहता है और उसके साथ साथ धुंध और स्मोक के मामला जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। आज भी अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो सारा दिन कहा यह जा रहा है कि लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि शाम के औकात में शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल होगा, जो कि कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बाइस बन सकता है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो मजीद लाहौर में छोटे छोटे सिस्टम जो है वो दाखिल होंगे, जो कि बारिश का बाइस बनेंगे। फिलहाल लाहौर का मतला खुश्क है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 13 रहने के इम्कान है और रात के औकात में 6 रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासब की बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% है, जिसकी वजह से तमाम आलूदगी के पार्टिकल जो है वो फजा में तहलील होकर स्मोक की शिद्दत को बढ़ा रहे हैं। और आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि महकमा माहौलियात की जानिब से जारी किया गया है वो 235 है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 190 है। तो कल के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में बारिश है, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में भी कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जो कि अच्छे मौसम की नवीद सुनाएंगे और सर्दी की शिद्दत और खासकर धुंध का सिलसिला जो है ये जनवरी के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पहुंच गई हैं। मरियम औरंगजेब और परवेज रशीद भी उनके साथ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पहुंच गई हैं। मरियम औरंगजेब और परवेज रशीद भी उनके साथ हैं। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से इनकी अपीलों पर आज समाअत होने जा रही है, जिसके सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंची हैं। 70वीं चौलिस्तान जीप रैली की तैयारियां शुरू। जीप रैली में हिस्सा लेने ओमान और ईरान के ड्राइवर्स भी आ रहे हैं। लाखों सयाहों समेत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी जीप रैली देखने आएंगे। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद ज़हीर से। जी महमूद। जी, बहावलपुर में तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियों की 70वीं चौलिस्तान जीप रैली सजने को तैयार है। इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और बड़ा ही एक अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब। सर जरा बताइएगा क्या फैसले लिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आपके इल्म में है कि जो हमारी जीप रैली है चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली, ये पूरे मुल्क का एक हमारे सॉफ्ट इमेज के लिए भी और एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारा। और इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओमान से और ईरान से हमारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी इंशाल्लाह इस दफ़ा वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस सिलसिले में हमने 2 माह पहले से ही इसकी अरेंजमेंट्स वो सारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 3-4 लाख पिछली दफ़ा भी कोविड के बावजूद लोग यहाँ पे आते हैं और ये एक पूरा फैन फेयर यहाँ पे होता है। उस ज़मन में आज तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को एक दफ़ा फिर हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ वो सौंप दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला ये ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और साउथ पंजाब बल्कि सूबा पंजाब और हमारे मुल्क के लिए भी एक मेगा इवेंट 9 से 13 फरवरी को इंशाल्लाह बहावलपुर में चौलिस्तान
जीप रैली की सूरत में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये अभी क्यों कबल वक्त होगा, लेकिन इंशाल्लाह तमाम तैयारियां मुकम्मल होंगी। जी बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे बहावलपुर में जो चोलिस्तान जीप रैली होने को जा रही है वो इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली होगी, जिसके हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।